नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 2014 से देश की राजनीति में जो फर्क देखने को मिला वो ये कि राज्यों के विधानसभा चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़े जाते थे। अब इससे अलग राजनीति देखने को मिल रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी का चेहरा सबसे बड़ा अस्त्र था। इसके जरिए पार्टी को यह फायदा मिलता रहा कि बहुत सारे सवालों के जवाब देने से पार्टी बच जाया करती थी। लोग बीजेपी के पक्ष में उम्मीदवारों के नाम पर नहीं जाते थे, बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट डाला करते थे। इसके बाद विपक्ष के लिए भी यह मजबूरी हो जाती थी कि वो अपना फोकस मोदी पर के। ही ऐसा होता है कि लड़ाई वहां विपक्ष बनाम मोदी हो जाती। यूपी के चुनाव में जो सबसे बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है वो ये है कि यूपी की चुनावी लड़ाई मोदी केंद्रित ना होकर योगी बनाम अखिलेश दिखने लगी है। 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ कहीं थे ही नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से और 2022 के चुनाव के दरमियान खुद योगी बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। राज्य की चुनावी कमान उन्होंने खुद संभाली हुई है। उन्हें पता है कि 2022 में अगर फिर से मुख्यमंत्री पद पर वापसी करनी है तो उसके लिए लड़ाई किसी के भरोसे नहीं, बल्कि खुद अपनी कुव्वत पर लड़नी होगी। वो कोई कोर कसर इसमें बाकी भी नहीं रखना चाह रहे, दिखाई भी दे रहा है। अब बजान से शुरू हुआ उनका चुनावी अभियान 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे तक आ गया है। विपक्ष की बात करें तो यूपी में चुनावी तारीखों का ऐलान करने से पहले ही अखिलेश यादव विपक्ष का मुख्य चेहरा बन गए। उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ आना शुरू हुई, दूसरे दलों के नेताओं का उनकी पार्टी में आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उनके साथ छोटे दलों का जो गठबंधन बना उसने अखिलेश के मनोबल को और मजबूत किया। नतीजा यह हुआ कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब आक्रामकता के साथ देने लगे। बीजेपी के अंदर भी फिर यह सवाल उठा कि चुनावी अभियान जिस तरह से योगी बनाम अखिलेश हो गया है, उसमें फायदा होगा या नुकसान। पीएम मोदी की जो राजनीतिक अहमियत है उसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्ष बनाम मोदी के जहां जहां मुकाबले हुए हैं वहां वहां ज्यादातर बीजेपी को फायदा ही पहुंचा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य बीजेपी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वोटर्स के बीच में डबल इंजन वाली सरकार पर जोर दें। नारे भी मोदी और योगी के ही लगे। केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते समय केंद्र सरकार की बजाय मोदी सरकार कहा जाए। उधर एसपी-आरएलजी कैंप में माना जा रहा है कि योगी ने बीजेपी का पूरा चुनाव कहीं ना कहीं आत्म केंद्रित कर लिया है और ये विपक्ष के लिए फायदेमंद ही है। इससे उन्हें बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल पर सीधे सीधे सवाल करने का भी मौका मिल रहा है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में सवाल और भी बहुत सारे गंभीर खड़े होते हैं। मसलन क्या यूपी में योगी बनाम अखिलेश हो गया है चुनाव? क्या 5 राज्यों से गायब हो रहा है अब मोदी फैक्टर? जिस मोदी फैक्टर के दम पर, जिस मोदी लहर के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की। योगी वर्सेस अखिलेश होने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? क्या बीजेपी की कोशिश मोदी बनाम विपक्ष हो मुकाबला? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस की तरफ से अनुज यात्रा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। आपका भी कौशिक साहब बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत कौशिक साहब आप ही के विश्लेषण के साथ, आप ही के आंकलन के साथ। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? मोदी फैक्टर गायब होता हुआ, योगी फैक्टर हावी होता हुआ, और इससे बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान? देखो शिल्पा जी, समझना पड़ेगा इसको बड़ा बारीकी से। मोदी इस देश का इतना बड़ा चेहरा आज की स्थिति में है कि उनके नाम से विपक्ष राजनीति करता है तो मुझे लगता है कि चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, ये विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव नहीं हैं। यदि विधानसभा के चुनाव प्रदेश के नेताओं पर ही होंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और बार बार यदि आप मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है। और जिस तरीके से जो जवाबदेही प्रदेश में रहते हुए सरकार की होती है, उस जवाबदेही से वो बच भी जाती है। और अखिलेश जी बड़ा सावधानी से, आप 2017 का चुनाव देखिए और 2022 का चुनाव देखिए, कोई एक, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी टीम उनके साथ काम कर रही है जो निश्चित तौर से डेली की डेली समीक्षा भी समाजवादी पार्टी करा रही है। और अखिलेश जी नहीं चाहते
कि अखिलेश बनाम मोदी चुनाव हो। वो चाहते हैं कि योगी मुख्यमंत्री बतौर रहे हैं तो योगी बनाम अखिलेश यादव ही हो, और कोई भी टिप्पणी मुझे लगता है कि अखिलेश जी मोदी जी के खिलाफ नहीं करेंगे। यदि मोदी जी के खिलाफ कोई टिप्पणी होती भी है तो चुनाव का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। पिछली बार आपने देखा होगा चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं जनता के लिए बहुत बहुत मेहनत करता हूं, तो उन्होंने कहा मेहनत तो गधा भी करते हैं, तो उन्होंने मुझे गधा ही समझ लीजिए। तो ऐसे कुछ चीजें हैं और ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी हर एक पॉइंट को किस तरीके से फायदा उठाना जानते हैं। वो सारा देश जानता है कि किस तरीके से किन शब्दों के आधार पर माहौल क्रिएट किया जाता है। और इस मामले को कहीं ना कहीं विपक्ष भी समझ रहा है, इसीलिए फूक फूक कर कदम रखता हुआ कि मामले प्रदेश तक ही सीमित रहे तो बेहतर होगा, मोदी को ना लाया जाए। नहीं, बिल्कुल है और होना भी ये चाहिए कि बार बार आप मोदी का चेहरा सामने क्यों लाएंगे। हाँ। विधानसभा का चुनाव है, यदि आपका प्रदेश स्तर पर चुनाव है और अग्नि परीक्षा मुख्यमंत्री की होनी चाहिए ना कि प्रधानमंत्री की होगी। लेकिन 2017 में फिर वो क्यों हुआ मोदी लहर? क्या वो 2014 का ही असर रहा था जो 17 में पड़ा? नहीं, यही तो बचना हुआ, यही तो समझना पड़ेगा कि जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को ले जाना चाहती है, मुझे लगता है अखिलेश जी बड़ा बारीकी से और समझदारी से इस क्रिकेट को खेल रहे हैं। और जिस पिच पे बीजेपी खिलाना चाहती है, अंतिम समय तक मुझे लगता है जहां तक नहीं खिलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी माहौल बदला तो मुझे लगता है चुनाव का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, आप समझ रहे हैं इस मामले की गंभीरता को, और समाजवादी पार्टी इसके लिए कितनी तैयार है? देखिए, समाजवादी पार्टी डबल इंजन के लिए तैयार है। लेकिन एक बात सही है कि यहां पे जब उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया है और एक मुख्यमंत्री जो पहले नई मुख्यमंत्री थे अब उनका चेहरा सामने है, तो जनता तो इन्हीं के कार्यों का मूल्यांकन करेगी। या मोदी जी इस्तीफा देकर के उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो उनका स्वागत है। अब रह गई बात इस चीज की कि आप देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं था, तो वहां माननीय मोदी जी, योगी जी और पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ था, वहां सबका चेहरा था, प्रधानमंत्री जी का चेहरा आगे था, क्योंकि उनके पास अपना चेहरा वहां मुख्यमंत्री के लिए कोई नहीं था। और उससे पहले कभी भाजपा ने कोई सरकार भी नहीं चलाई थी वहां। यहां तो भाजपा सरकार चला रही है। जो 5 बजट पेश किए गए वो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए। जो नीतियां प्रस्तुत की गई, बनाई गई उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए। तो उसका जितना क्रियान्वयन हुआ तो उसका मूल्यांकन भी तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए होगा ना। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम डबल इंजन के लिए तैयार हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इस बार डबल इंजन के लिए तैयार है। मोदी आए चाहे योगी आए, समाजवादी पार्टी ने कमर कसी हुई है। ऐसे में कपिल श्रीवास्तव जी, आप मुझे जरा आंकलन करके बताइए 2017 में। सर, मैं आप ही से मैं सवाल कर रही हूँ, 2017 में क्या ये मोदी फैक्टर ही था जो अखिलेश सरकार के काम पर हावी साबित हुआ? क्या यही रीजन माना जाए? 2017 का हाँ। तोमर जी ऐसा है ना कि 2017 का मूल्यांकन आप 2022 में नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उस समय तक भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहने के लिए था कि जनता हमको 15 साल सत्ता से दूर रखी है उत्तर प्रदेश के, और डबल इंजन की सरकार होगी तो चतुर्मुखी विकास होगा। ये जो इन्होंने स्वप्न दिखाया था वो उस समय दिखा सकते थे, आज नहीं दिखा सकते हैं। आज तो इनके 5 साल के कामों का मूल्यांकन होगा ना, और हमारे भी 5 सालों के कार्यों का मूल्यांकन होगा जिसका इन्होंने शिलान्यास का उद्घाटन किया है। और जिस तरीके से कोविड काल के अंदर इनकी दुर्व्यवस्था सामने आई है वो किसी से छुपी नहीं, हम उन पर नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा चीजें कहनी पड़ेंगी। लेकिन इतना कोट करते हुए जरूर चलूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था जो है वो राम भरोसे है और उत्तर प्रदेश की सरकार जीनोसाइड करा रही है, उसको नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सही पाया है। इसीलिए उन्होंने जो यहाँ की स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा है उसके इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि योगी जी को तो लड़ना ही पड़ेगा अपने चेहरे पे चुनाव, और नहीं तो एक काम करें, जवाबदेही तो उन्हीं की बनेगी। 5 साल उन्होंने यहाँ पर सरकार चलाई, तो यहाँ की उपलब्धियां, यहाँ की नाकामियां उन्हें ही अपने सर मत्थे लेनी पड़ेगी। चलिए श्रीवास्तव साहब, आपके पास लौटूंगी। दिनेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। दिनेश जी,
क्या योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी मोदी को फैक्टर को यहां पर लाना चाहती है, मोदी बनाम विपक्ष करना चाहती है? किस पिच पर खेलना चाह रहे हैं सर आप लोग? शिल्पा जी, अभी कपिल जी कह रहे थे कि हम डबल इंजन से तैयार हैं लड़ने के। मैं कपिल जी को यह कहना चाहता हूं कि 14 में भी ये लड़ने के लिए तैयार थे, सिंगल इंजन था, नहीं जीत पाए। और उसके बाद फिर ये 17 में भी सिंगल इंजन से लड़ने की कोशिश किए और मुंह की खाए। और आज जब 22 में चुनाव हो रहा है, 19 में भी हसर इन्होंने देखा, और जब 22 में डबल इंजन की सरकार है, जब आप सिंगल इंजन की स्पीड को नहीं पकड़ पाए समाजवादी पार्टी, तो डबल इंजन की स्पीड को कैसे पकड़ पाएंगे? नंबर 1। दूसरी बात जो आपका मूल सवाल है कि मोदी जी, देखिए मोदी जी, शिल्पा जी, आप देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। सम्मान और सबसे ज्यादा लोकप्रिय, ये हमारे लिए, आपके लिए और सभी पार्टियों के लिए गर्व और गौरव की बात होनी चाहिए। हाँ, इनके यहाँ जरूर है लोग पोस्टरों से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है। अखिलेश यादव को भी जो विरासत में मिली है चीजें, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, चाहे वो आदरणीय मोदी जी हो, चाहे वो आदरणीय योगी जी हो, उन्होंने घिस घिस कर परिश्रम की पराकाष्ठा को करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कोई सत्ता इनके लिए परिवार ही पार्टी है, हमारे लिए पार्टी ही परिवार है। अच्छा। इसलिए आप देखिए इनके पोस्टर से नेताजी गायब हैं, नेताजी गायब हैं। लेकिन आपका मोदी फैक्टर भी तो गायब होता जा रहा है सर। दिनेश सिंह जी, लेकिन हम ये मुकाबला इस बार 2022 का ये युद्ध इस बार आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस लिहाज से कि 2014 से जिस मोदी लहर की शुरुआत हुई, 17 में आप लोगों का बेड़ा पार लगा दिया, 19 में लगा दिया, लेकिन 22 में अब वो मैजिक कहीं ना कहीं गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए विपक्षी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं कि इस बार तो हम मोर्चा मारेंगे। नहीं, यही लोग 14 में भी यही आकलन कर रहे थे कि 14 में मोदी जी आएंगे, पता नहीं क्या कांग्रेस पार्टी कर जाएगी, लेकिन 14 का परिणाम सबने देखा। यही बात लोग 17 में कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसका परिणाम भी लोगों ने देखा। यही बात 19 में कर रहे थे, उसका भी परिणाम लोगों ने देखा। और दिन प्रतिदिन सीटों में बढ़ोतरी हुई। और आप देखिएगा 2022 में ये समाजवादी पार्टी के लोग कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं कर पाएंगे। दूर दूर तक हमेशा इन्होंने काम किया। पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गई, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी बहन जी के साथ गई, मायावती जी के साथ गई, बहुजन समाजवादी पार्टी को खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश को हाशिए पर कर दिया। इस बार ये लोकदल के साथ गए हैं। देखिएगा इस चुनाव में लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों हाशिए पर चली जाएगी। इसलिए हमको ये चिंता नहीं है हमारी तो। और एक कपिल जी एक बात कह रहे थे, मैं उसका समर्थन करता हूं। देखिए 17 में चुनाव दूसरा था, 17 में इनका शासन था समाजवादी पार्टी का, और आज हमारा शासन है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है शिल्पा जी, वो मूल्यांकन कर रही है और मूल्यांकन कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी के सुशासन को भी देखा था और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को भी देख रही है। आज जिस तरह से माफिया और गुंडा राज था, जिस तरह से अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में था, आज कैसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, कैसे उत्तर प्रदेश में आज भी है राज स्थापित है, कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित दिखाई दे रहा है। जरा हकीकत बताइएगा। योगी जी और अखिलेश यादव, क्योंकि दावे तो हर कोई अपने अपने दल से करता ही है, लेकिन जरा हकीकत क्या है आईना दिखाइए। देखो उत्तर प्रदेश के पिछले 3 चुनावों की समीक्षा करेंगे और मैं व्यक्तिगत तौर से समीक्षा करूं तो इस प्रदेश का एक भी तीनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिस पर जातिवाद के आरोप न लगे, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे बाबा जी हो। और ये समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस के पास तो ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। यह सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री अखिलेश जी ही रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री बहन जी रहेंगी। तो ये थोड़ा सा जनता को समझना पड़ेगा कि वो मुख्यमंत्री अखिलेश जी, जब 2012 में कपिल जी इस बात से सहमत होंगे कि जब वो साइकिल यात्रा पर निकले थे तो बड़ा जोश था कार्यकर्ताओं में बदलने का। हाँ। लेकिन 2017 में मुझे लगता है कि जब वो वीडियो वायरल हुआ जहां अखिलेश जी
बिल्कुल मंच से कह रहे हैं कि किस तरीके से उनको काम नहीं करने दिया था। युवा इस बात से आहत थे। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री भी इतना किसी प्रदेश का कमजोर हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी और मंत्रालय किसी को दे न पाए और मुख्यमंत्री को यह बोलना पड़े कि चीफ सेक्रेटरी तुमको कुर्सी बचानी है सिंगल साहब तो जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो। ये पहली बार सुनने में जनता को आया कि चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी भी किसी के पैर पकड़ने से मिल सकती है। थोड़ा मुझे लगता है ये इस बार के इलेक्शन में जनता सोचेगी क्या योगी जी और क्या अखिलेश जी में ऐसा अंतर है क्या ऐसी स्थिति। या दूसरी बात जो बाबा जी हैं, बाबा जी को भी इस देश ने रोते हुए देखा है संसद में कि किस तरीके से वहां स्थिति थी और अब क्या स्थिति उस चुनाव के बाद रहेगी। ये कपिश जी की बात से मैं सहमत हूं कि 2017 के चुनाव में एक भाजपा के पास ये कहने को नहीं था कि हमने क्या किया, लेकिन आज की स्थिति में भाजपा की भी समीक्षा होगी। जिस तरीके से 2017 में काम बोलता है कि समीक्षा हुई, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि मोदी जी पर चुनाव न लड़के या दोनों मुख्यमंत्री के काम की समीक्षा हो, अखिलेश जी और योगी जी की, तो जनता इजीली निर्णय ले पाएगी कि आखिर में दोनों मुख्यमंत्रियों में कौन अच्छा मुख्यमंत्री था, किसने प्रदेश के लिए काम किया, कौन जनता को कनेक्ट कर पाया। उस आधार पर यह मुझे लगता है 2022 का चुनाव होता है तो स्थिति कुछ बेहतर होगी। ठीक है, अनुज यात्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, सपा की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, इनके बीच कड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस कहां स्टैंड करती है सर? कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में आपको दिखाई दे रही है? ये प्रश्न मुझे लगता है आपका बहुत वाजिब प्रश्न है कि आपने पूछा कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है। देखिए, कांग्रेस वहां स्टैंड करती है कि जहां देश का विकास शुरू हो और जहां विकास की आवश्यकता होती है वहां कांग्रेस खड़ी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए अभी क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम मंत्रिमंडल के नेता, मुख्यमंत्री और उनके बड़े बड़े नेताओं के पास क्या है गिनाने के लिए? डबल इंजन की सरकार के पास 5 साल का कोई लेखा जोखा नहीं है जिसको गिना करके वो चुनाव के में जनता से वोट मांगते हैं। आज किस आधार पर वोट मांगा जा रहा है? कहीं जिन्ना लाया जा रहा है, कहीं पाकिस्तान लाया जा रहा है, कहीं शमशान कब्रिस्तान लाया जा रहा है, अब कहीं कश्मीर की सर्दी और शिमला की ठंड लाई जा रही है और कैराना की गर्मी निकाली जा रही है। तो ये इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग मुख्यमंत्री जी करेंगे तो सोचिए उस सूबे का क्या हाल होगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ भी बात करें तो मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 17 से पहले प्रचंड बहुमत देकर के सत्ता में बैठाया था, आज उनसे भी अपेक्षा की जा रही थी कि अपना 5 साल का लेखा जोखा देते और आने वाले 5 साल की अपनी योजनाएं बताते, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है। हाँ, हमारी नेता प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की लड़ाई लड़ रही है, जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है, जो महिलाओं को आज नेतृत्व प्रदान करने की बात लेकर के चल रही है, जो महिलाओं को जिससे सबसे ज्यादा पूरे देश में जिसका उत्पीड़न हुआ है जिस प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश है, वहां की महिलाओं का उत्थान की बात करती है। तो आज कांग्रेस पार्टी के पास केवल और केवल एक ही चीज है जो इस देश को देने के लिए है, वो विकास। जो हमने किया है वो विकास। वही आज लेकिन कांग्रेस पर तो फिर ये भी आरोप लगते हैं, प्रियंका गांधी पर ये भी आरोप लगते हैं कि भाई ये दोगुली रणनीति है, ये दोगुली चेहरे हैं आप लोगों के, क्योंकि जहां आपकी सरकार है, पंजाब की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, वहां महिलाओं की स्थिति को उठाकर देख लीजिए। तो फिर कैसे आप लोगों के इन दावों पर विश्वास कर लिए? क्यों ना माना जाए कि सिर्फ वोट पाने की खातिर, अपने दशकों पुराना सूखा खत्म करने की खातिर ये सब कुछ कहा जा रहा है? मैं जवाब देता हूँ। थोड़ा सा जो लोग इस तरह का सवाल करते हैं तो कहिए पढ़ लिख लिया करें। जो लोग इस तरह का सवाल करते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला उनको दे दिया कीजिए। क्यों? एनसीआरबी जो गृह मंत्रालय जिसके अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उसकी रिपोर्ट कहती है कि इस देश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न के अगर कहीं मामले आए हैं तो उत्तर प्रदेश से आए, और वो ये भी कहते हैं सबसे ज्यादा नहीं, आधे मामले उत्तर प्रदेश से एनसीआरबी के पास मामले आए। और उन्होंने ये भी बोला कि जो गंभीर अपराध वाले महिलाओं के खिलाफ मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है। चाहे मर्डर हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे महिला उत्पीड़न का मामला हो, लगातार उनमें मामलों में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या उस प्रदेश की महिलाओं की आवाज उठाना कांग्रेस पार्टी का धर्म नहीं बनता? हम लोग चाहते हैं पूरे देश की महिलाओं को जो है उनको सुरक्षित किया जा सके, लेकिन जहां सबसे ज्यादा प्रताड़ना हो रही हो, जहां आगरा जैसे, जहां हाथरस जैसा कांड हो रहा हो, क्या वहां पे जो नाव जैसा कांड हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जहां पर जो विधायक इनके इस तरह के जघन्य कांड में शामिल हो और सरकार पूरी की पूरी उसको बचाने में लग जाए और पीड़िता के विरोध में खड़ी हो जाए पूरी सरकार और पुलिस शासन, तो क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? आज भी प्रियंका गांधी जी ने यही कहा है कि ये सर्दी, गर्मी और चर्बी की बात नहीं कीजिए, आप भर्ती की बात कीजिए। जो उत्तर प्रदेश का 5 करोड़ बेरोजगार नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनकी भर्ती खोलने की बात कीजिए। जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार ने 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था, अब मोदी जी के वायदे की तो बात ही नहीं करते हैं, उनको बुरा लग जाता है। कौशिक साहब, इस पर मैं आपका जल्दी से एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में महिला की ये स्थिति है?
जैसे कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर योगी सरकार किस मुंह से विकास की बात करती है? काहे का विकास, फिर काहे की उपलब्धियां? फिर नहीं, देखो ऐसा बिल्कुल आत्रे साहब सही कह रहे हैं, और थोड़ा सा उसको बदलने की आवश्यकता है कि एनसीआरबी की जो महिलाओं से संबंधित जो आंकड़े प्रसिद्ध किए हैं वो शिकायतों के आधार पर किए हैं कि सबसे ज्यादा शिकायतें पूरे देश में जो शिकायतें मिली हैं, आधी शिकायतें उत्तर प्रदेश से हैं। उसमें उत्पीड़न नहीं, शिकायतों का जो लेखा जोखा एनसीआरबी ने जो दिया है उसके वो आंकड़े हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। ये भी एक गंभीर समस्या है कि जहां आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जहां तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहां मुझे लगता है कि बच्चियों के लड़कियों के विश्वास टूटे, जैसे हाथरस की घटना, आत्रे साहब ने कहा, आगरा की घटना, उन्नाव की घटना, बिल्कुल निश्चित ये आंकड़े, ये घटनाएं ऐसी थी, दिल दहलाने वाली थी। और जो विश्वास बीजेपी पे, जिस विश्वास के साथ बहुमत दिया था और लगा था कि एक साधु और संत को वह गद्दी पे बैठाला है और उनके राज में इतनी बड़ी कार्रवाइयां हो जाएं, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाएं, उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश ने देखा कि हाथरस के जिलाधिकारी को उन्नाव के जिलाधिकारी के साथ क्या हुआ, एसएसपी के साथ क्या हुआ, सारे लोग चिल्लाते गए लेकिन डीएम को हटाया नहीं गया। दूसरी बात, इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने स्वयं कहा था कि रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई है। मुझे लगता है वो भी, उनके ऊपर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, सीबीआई जांच नहीं होती तो मुझे लगता है ये सारी चीजें निकल के नहीं आती। तो निश्चित तौर से ऐसी कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है कि ऐसे मुद्दों पे सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, आंकड़ों के साथ, गोलमोल बात करने से नहीं है। यदि काम बोलता है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस सत्ता में नहीं है लेकिन कांग्रेस को चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना है, तो मुझे लगता है पंजाब से तुलना कर लेते, राजस्थान से तुलनात्मक एक अध्ययन करके रिपोर्ट देते कि उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है और हम जिस प्रदेश में सरकार चला रहे हैं वहां की स्थिति ये है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बात करने में दमदारी आती। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 40% पंजाब में भी दे देते, गोवा में भी दे देते, मणिपुर में भी दे देते, तो लगता है इसका संदेश कुछ अलग जाता। लेकिन ये भाजपा को, समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को ये कहने का मौका मिल गया, ये राजनीति करने का मौका मिल गया कि प्रियंका गांधी सिर्फ उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, दूसरे प्रदेशों में महिलाओं की चिंता नहीं अपना रही है। अनुज आत्रे जी, बाकी जगह क्यों नहीं अपनाई गई, पंजाब में क्यों नहीं अपनाई गई, बताइए जरा। तो फिर कैसे ना विश्वास करने में हिचकिचाएंगे लोग, महिलाएं खासतौर पर? नहीं हिचकिचाएंगे। देश की महिलाएं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की महिलाएं प्रियंका जी का धन्यवाद दे रही हैं। कहीं से तो शुरुआत हुई। आपने कोई ऐसी राजनीतिक दल इस देश में है जिसने ये तो शुरुआत करी? अरे हम कह रहे हैं, आप जहां की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, हम बाकी पार्टी भी कर लेती, हमने तो बहुत पहले घोषणा कर दी थी उत्तर प्रदेश की। तो पंजाब में 40% टिकट क्यों नहीं बांटे गए? वहां पर महिलाओं को 40% चेहरे, मौके क्यों नहीं दिए गए सर, जैसे कि कौशिक साहब ने सवाल उठाया? मेरी बात आपको समझ नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि शुरुआत हमने की उत्तर प्रदेश से, और इसलिए भी की क्योंकि सबसे अधिक उत्पीड़न के मामले कहीं आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। निश्चित तौर पे ये फॉर्मूला आगे प्रदेशों में भी अपनाया जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने हिम्मत दिखाई, कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस ने महिलाओं के विषय में सोचा। इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की आधी आबादी को लेकर के प्रियंका जी ने और कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोकदल और अन्य जितने भी छोटे बड़े दल हैं, क्या उन लोगों को सोचना चाहिए कम से कम उत्तर प्रदेश से वो भी शुरुआत करते? आज महिलाओं को निर्देश प्रदान करने, लेकिन कम से कम अगर आप यही शुरुआत पंजाब से कर देते तो शायद आपकी बात में ज्यादा वजन हो जाता। चलिए ठीक है, दिनेश जी काफी देर से जवाब दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े होते हुए, आरोप लगते हुए। दिनेश जी, ये हाल है आपके उत्तर प्रदेश का, जिसकी तारीफों के पुल बांधते आप लोग नहीं थमते। शिल्पा जी देखिए, आरोप लगाना दूसरी बात है और हकीकत क्या है उसको देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की बहन बेटी है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बहन बेटी नहीं दिखती है। अगर वो हाथरस के मामले में पहुंचते हैं तो उनको क्या जयपुर की घटना पर, राजस्थान की घटना पर नहीं मुंह खोलना चाहिए? ये कौन सा दोहरा रवैया होता है? और उत्तर प्रदेश में देश की जनता जान रही है। अतुल आत्रे जी ने कहा, जरा एक मिनट, मैंने बीच में किसी के नहीं बोला, जरा मैंने बीच में, अतुल जी मैंने, आत्रे जी मैंने बोला नहीं, जरा अनुज जी मैंने बोला नहीं, जरा अनुज जी मैंने बोला नहीं ना, एक शब्द नहीं बोला। मैं चाहता तो आपके बीच में। अनुज जी आपको समय दिया गया सर, आपने आरोप लगाए, अब सब जवाब ले लेते हैं एक एक करके। और अनुज जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हमने शुरुआत की है। हाँ। उत्तर प्रदेश से आपने शुरुआत की है, उसके बाद टिकट का बंटवारा पंजाब में हो रहा है ना। आपकी शुरुआत वहां तक जानी चाहिए थी। आप महिलाओं को
इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी खाली है, दे दीजिए उत्तर प्रदेश उठाकर किसी महिला में। और देखिए महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, कांग्रेस पार्टी से भी इनकी विधायक आज भी हमारे ठीक है सर, वापस से अपने मूल मुद्दे पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी वापस से अपने मूल मुद्दे पर आते हैं। समाजवादी पार्टी की दिनेश जी पार्टी के जिस मुद्दे पर आज की डिबेट है सर, वापस से सर भटकना नहीं है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, एक दूसरे को आईना आप लोग दिखाते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। वापस से हमारा जो मूल मुद्दा है दिनेश जी वो ये कि क्या योगी फैक्टर यहाँ उत्तर प्रदेश में, योगी बनाम जो विपक्ष हो रहा है, मोदी बनाम विपक्ष अगर होगा तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा, जैसा कि अब तक आपका ये फॉर्मूला हिट होता आया है, या फिर इस बार आपके योगी ही काफी है, मोदी को लाने की आवश्यकता नहीं लग रही है? नहीं देखिए, दोनों चीज बिल्कुल देखिए, आवश्यकता नहीं, वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और एक जो बड़ी सबसे बड़ी जो ट्रेन है उसके इंजन है वो। और उत्तर प्रदेश का जब इंजन उसमें जुड़ जाता है तो विकास की रफ्तार बढ़ जाती है, और यही किया था 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, तो किस तरह से केंद्र की योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठ जाते थे अखिलेश यादव। कपिल श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश में फिलहाल माहौल आप कहेंगे आपके पक्ष में है, बीजेपी से सवाल करूंगी वो कहेंगे हमारे पक्ष में है, कांग्रेस के अपने अलग ही दावे हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो जिस पिच पर खेल रही है या आप लोगों को खिलवा रही है यूं कहा जाए, क्या लग रहा है सर, विपक्ष कितनी मजबूत स्थिति में है? 17 और 19 की तरह कहीं इस बार भी तो आप लोग चकमा नहीं खा जाएंगे, क्योंकि 17 में भी पूरी तैयारी थी, 19 में जबरदस्त तैयारी थी जब आप लोग बसपा के साथ गठबंधन करते हुए यहां पर मोदी को हराने की फिराक में थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस बार क्या उम्मीद है सर? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से हम अपनी बात कह दे रहे हैं, जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। मैं तो एक बात यह कहना चाहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आज इनके पास बताने के लिए 5 वर्ष हैं और हमारे पास अपने पिछले 5 वर्ष और आगे की हमारी जो अपनी संकल्पना है वो, और ये हमारी पिच पे खेल रहे हैं, हम इनकी पिच पे नहीं खेल रहे हैं। बस अंतर इतना है कि ये तोड़ करके खेलते हैं और हम जोड़ करके खेल रहे हैं, और हम मुद्दों पे काम कर रहे हैं। ये गर्मी निकाल रहे हैं, हम भर्ती निकाल रहे हैं। ये युवाओं की जो बुजुर्गियत है वो फुटपाथ पे ला रहे हैं, और हम पुरानी पेंशन दे करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी को सेव कर रहे हैं। हम नौकरियां निकालेंगे, हम 22 लाख आईटी सेक्टर में देंगे, हम 10 लाख सरकारी नियुक्तियां देंगे, संविदा पर नहीं, सरकारी नियुक्तियां देंगे। हम 69,000 शिक्षक के साथ जो गलत अन्याय किया गया और लाठी डंडा भाजा गया है, हम सबका समायोजन करेंगे। जो 4% ओबीसी के आरक्षण दिए गए 27% की जगह, उनको भी न्याय देने का काम करेंगे। हम अपने जो ये एम्बुलेंस कर्मी हैं उनको पुनः आओगे दिनेश और अच्छा मानदेय देंगे। हम वित्त विहीन शिक्षक को अच्छा मानदेय देंगे। हम तदर्थ शिक्षकों को नियुक्त करेंगे। ठीक है, आपको लगता है विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी इन मुद्दों के आधार पर योगी सरकार को पटकनी दे देगा? कि जितने शिक्षक हैं या जितने कर्मचारी हैं, इनका समायोजन उनके गृह जनपद में किया जाएगा। हम कैशलेस इलाज देंगे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, ठीक है, कि हमने अन्न संकल्प उठाया है। हाँ। हम अपने किसान मतदाताओं के लिए जो योजना लेकर के आए हैं, उसमें सारी जितनी फसलें हैं सब पर एमएसपी देने का काम करेंगे, और बोनस अलग से 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे उनके घरों को, और सबको बिजली फ्री मिलेगी 300 यूनिट। और हम क्या देंगे, तो उनकी सिंचाई के लिए ये जो मीटर लगाए हैं 7.5 रुपए पर यूनिट वाला, वो उड़ा देंगे और उनको मुफ्त बिजली देंगे सिंचाई के लिए, चाहे वो जितनी सिंचाई करना चाहेगा करेगा। हम उनकी खाद सब्सिडी, उनकी फूड सब्सिडी को दोबारा लाएंगे जो इन्होंने 38% कम कर दिया है। हम ब्याज रहित कर्ज देंगे अपने किसानों को। जब नौजवानों के लिए हम संकल्प लेकर के आ रहे हैं, हम किसानों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं,
अपनी बहन माताओं के लिए समाजवादी पेंशन हम लेकर के आ रहे हैं, वो भी 500 नहीं 1500 रुपए महीना, 18,000 रुपए सालाना। अपने विद्यार्थियों के लिए हम फिर पुनः लैपटॉप योजना लेके आ रहे हैं। अपनी बेटियों के लिए अपनी बेटियों के लिए फिर 30,000 कन्या विद्याधन लेकर के आ रहे हैं, जो अब 50,000 की रकम लेकर के आएंगे। चलिए ठीक है, कौशिक साहब हम अपने मजदूर भाइयों के लिए साइकिल लेके आ रहे हैं, ई रिक्शा लेकर के आ रहे हैं। कपीश जी सुनिए, 1 मिनट मैं अपनी बात कह लूं, अपनी बात कह लूं। टाइम से मैं इतना जानता हूं कि ये जो है वो ध्रुवीकरण पे खेलना चाहेंगे, और हम ध्रुवीकरण से मतलब नहीं, हम विकास पे अपने जमे रहेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे, और वही हम कर रहे हैं। कोई जितनी चाहे चर्बी निकाले और जितनी चाहे गर्मी निकाले, ठीक है, सुन लेते हैं। हम लोग भर्तियां निकालेंगे, ठीक है, भर्तियां निकालेंगे। कौशिक साहब कह रहे हैं चर्बी गर्मी से हमें मतलब नहीं, हम भर्तियां निकालेंगे और योगी को, बीजेपी को पटक नहीं देंगे। कपीश जी, आपको ये भी पता होगा, और एक भी युवा जो है वो मारा नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, एक लाठी उनके ऊपर नहीं गिरेगी, ठीक है, सुन लेते हैं। एक उनका सर नहीं फाड़ा जाएगा। किसी माता बहनों के लिए हक की लड़ाई लड़ते समय पुलिस वाले की लाठी नहीं उठेगी। कपीश जी, आप ये बताइए, 5,80,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें लगभग 70,000 करोड़ का तो घाटा है। 90,000 करोड़ का घाटा यूपीपीसीएल को है। यदि इसको भी आप पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि बजट का 25% इसमें चला जाएगा। तो ये आप जो देने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है कि ये भी देंगे, वो भी देंगे, ये भी देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ ये तो बता दे लाएंगे कहां से। बगल के प्रदेश से उधार के मांग के लाएंगे, केंद्र सरकार से लेंगे, कांग्रेस से लाएंगे, या हमारा लेकर के हमको ही दोगे? ठीक है, बस थोड़ा सा स्पष्ट करें। श्रीवास्तव जी, लाएंगे कहां से? ये लोगों के मन में है, ये जो आपके वोटर है, आपकी जनता है, देंगे तो, लेकिन लाएंगे कहां से? तो ये आप ही के मतलब का सवाल है कि जनता जो सवाल अंदर आ रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। सुन रहे हैं सर, बोलिए। हाँ, बहुत आराम से स्पष्ट कर दे रहे हैं, बहुत आराम से स्पष्ट कर दे रहे हैं। जो 5,80,000 करोड़ का आप हमारा बजट बता रहे हैं, जो पिछली बार 5,27,000 था। हाँ हाँ, योगी सरकार ने केवल 3,25,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए थे, बाकी लौट गए थे। पता नहीं अब इसकी जानकारी खैर आपको तो होगी, हमारे प्रवक्ता को भी होनी चाहिए, जो भाजपा के दिनेश सिंह जी हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि जब आप पूरे देश के अंदर सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हो और 7 रुपए आप बिजली खरीद रहे हो, तो मुझे आप बताओ ना कि दिल्ली के अंदर 2.5 रुपए और पंजाब के अंदर वही कंपनी 3 रुपए में कैसे दे रही है, और उनकी बोर्डों को घाटा नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर घाटा कैसे लग रहा है? मैं थोड़ा सा कर दूं स्पष्ट कि अभी मैं एक ही जिले की बात कर रहा हूं मैं। कौशिक जी, फिर आप पूछ लीजिएगा। एक सेकंड, फिर आपकी बात पूरी आ जाएगी, लोगों की समझ में आ जाएगी कि अभी नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में एक रिपोर्ट निकल के आई और उसमें बताया कि 112 करोड़ रुपए की हर महीने बिजली चोरी होती है। 112 करोड़ की, तो लगभग आप मानिए एक साल में लगभग 1200-1400 करोड़ की बिजली चोरी हो गई गौतम बुद्ध नगर में। और इधर उस थोड़े से इलाकों में और जाएंगे, जिस तरह से आपने कहा कि कितनी भी बिजली खर्च करो मीटर हटा देंगे हम, तो मुझे लगता है कि और नुकसान होगा थोड़ा सा। तो जो चोरी रोकने की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही थी कि हमने चोरी रोकने का प्रयास किया है, ये मैं भी जानता हूं कि छोटे छोटे मोहल्ले ऐसे थे जहां बिजली चोरी करने के लिए अधिकारी नहीं जा पाते थे। आपके पास आ रही हूँ जल्दी से श्रीवास्तव। पहली बात तो ये कि जो कटिया और चोरी की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए ही हम 300 यूनिट बिजली फ्री लेकर के आ रहे हैं, ताकि चोरी करने की जरूरत हमारे उन गरीब और गुरबा परिवार को ना पड़े, उनको भी खुशहाली पूर्वक मानव जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए हम संविधान के साथ खड़े हैं, हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ खड़े हैं, हम व्यावसायिक राज्य की अवधारणा के साथ नहीं खड़े। अब दूसरी बात, जब 14% आप नए पेंशन नीति में सरकार की पैसे बजट लगा रहे हो और 10% आप कर्मचारी से डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो और आप प्राइवेट कंपनी में लगा रहे हो, प्रोविडेंट फंड का पैसा उठा करके बिजली और प्राइवेट बिजली बोर्ड में लगा रहे हो, आप ये स्कैम कर रहे हो, तब नहीं पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी से? और जब हम उससे सस्ता काम कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन देना उससे ठीक है, कपीश जी आपको इनफ टाइम दे दिया गया है, आपकी बात आ गई है सर। ठीक है,
अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया है तो फिर उनसे जवाब लेने के लिए सर थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनियों को नहीं देना होगा लाभ ठीक कमाने के है। लिए। दिनेश सिंह, हम अपनी कंपनी दिनेश सिंह 3 लाख हजार खर्च किए, बाकी खर्च कर दिए नहीं कही, अब मंशा नहीं थी खर्च करने की, और कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये देंगे और वो देंगे, और कैसे देंगे वो भी उन्होंने बता दिया। बिल्कुल शिल्पा जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो अपेक्षा है कि कोई बीच में न टूटे, फिर अपने समय पे जवाब दे। देखिए जवाब समाजवादी पार्टी आज ये कहती है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो सबको बिजली 300 यूनिट फ्री कर देंगे, और हमारे किसान भाइयों को जितनी बिजली की आवश्यकता उतना यूज करें। अरे आप सत्ता में थे तो कितने घंटे आप बिजली दे पाते थे, जरा ये बता दीजिए। आप उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दे पाते थे, आज हम उत्तर प्रदेश को बिजली दे रहे हैं, और कांग्रेस पूछ रहे तो हम बता दें, भी बिजली उत्तर प्रदेश अभी बोलते हैं कि आप बताइएगा, आप बोलिएगा कपिल जी नहीं। अपने अपने समय में सर उसके बाद प्लीज, बोलने नहीं देते हैं। ये सही नहीं है। कपिल जी आप आपके पास में आऊंगी, मैं आऊंगी सर, पहले अनुरोध करिए प्लीज 1 बाय 1। जी दूसरी चीज, तो फिर हमसे नहीं पूछिए, हमसे पूछते हैं तो हमारे अंदर गजब जाता है। ये शिल्पा जी आप भी जानते हैं, कौशिक जी भी जानते हैं, और सारे लोग उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है, जो लोग बिजली दे नहीं पाते अरे आपने थे, एक भी यूनिट का नया कारखाना लगाया है क्या 5 वर्षों में? या आपने कोटे में कोई बिजली बढ़ाई है क्या? तो ये बिजली कहाँ से पैदा हो रही Please, one by one. है? हमारी सरकार ने 56,000 करोड़ का बजट दे करके 3 अगर कपिल बिजली जी देखिए, ये तो गलत बात है कपिल जी, दूसरों के समय में नहीं बोलना चाहिए। प्लीज आप एक एक करके बात रखेंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। आप दे पाते इस हकीकत को स्वीकार कीजिए। श्रीवास्तव जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, प्लीज सर, अब सुन, सभ्यता के साथ दूसरी आराम बात से। इन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। अरे कपिल जी, कम से कम कुछ तो शर्म करिए उत्तर प्रदेश की जनता से कि आप क्या कह रहे हैं। आपके समय में जितनी वैकेंसियां आई, बिना अरे भाई हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि युवाओं के पास योग्यता है, हमारे पास रोजगार की कमी नहीं है। हम आएंगे तो ये तो योगी आदित्यनाथ करते हैं। युवाओं के मुंह पे काली पोतने का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं। बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप बीच में बोल रहे हैं। अरे भाई आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं। आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं और हमको उत्तर भी नहीं देने दे रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे पास नौकरियों का अभाव नहीं है, योग्य लोगों का अभाव है, यानी युवाओं के मुंह पे काली ठीक है कपिल जी, सुन लेते हैं प्लीज सर। उत्तर प्रदेश में नौकरियां दिया था, ये उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के लाठी मरवा रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं, ये तो पिटवा के रद्द कर दे रहे हैं। विधानसभा बहन बेटियों को मरवा रहे हैं, सब फोड़वा दे रहे हैं, और ये रोजगार देने की बात कर ठीक रहे है। हैं। ये कहां से रोजगार दिए? अगर रोजगार दिए होते तो फिर पुलिस को लाठी मारना पड़ता, विद्यार्थियों को विद्यार्थी बदला लेगा इस उत्तर प्रदेश में। शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनको लहूलुहान करने का काम किसने किया था? आज आप कह रहे हैं लाठी नहीं चलेगी। अरे कहते हुए जरा तो आप अरे भूल गए क्या? और तीसरी चीज, आपने कार चढ़वा के हत्या कर दी गृह राज्य मंत्री ने, गृह राज्य मंत्री ठीक ने है, हत्या की एक दूसरे पर लांछन लगाते रहेंगे सर, और दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं बना आई। हुआ है। आप बताइए उसके ऊपर बुलडोजर कब जाएगा? कपिल जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू वन मोर टाइम सर, वरना मुझे आपका वॉल्यूम डाउन कराना पड़ेगा। प्लीज एक बार दिनेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समाप्त कीजिए, कंक्लूजन बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अनुजात्री काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर नहीं देना पड़ेगा। कपिल जी जब आपका समय होगा तब आप दीजिएगा, कोई नहीं आपको रोकेगा। जी मैं ये कह रहा था कि बुलडोजर बिल्कुल बाबा का बुलडोजर चढ़ेगा। आप ध्यान दीजिए, आपने अतीक अहमद का देखा था इलाहाबाद में, किस तरह से कब्जा करके उन्होंने किस तरह से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। दिनेश जी, अतीक अहमद कहाँ है? को हड़प लेंगे दिनेश जी, वहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। दिनेश जी, अतीक अहमद कहाँ है? और 10 मार्च के बाद दूने गति से चलेगा। अरे दिनेश जी, स्पीड से चलेगा। दिनेश और जी, तीसरी चीज, दिनेश जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को शिमला बनाना जरूरी है। अरे दिनेश जी, दिनेश जी, ये प्रदेश की कुछ जनता लोग जानना बाकी चाह रह रही गए है हैं। कि अतीक अहमद कहाँ है इस समय? अरे हम कह रहे हैं जो जहां होना चाहिए वहां है। कहाँ? अरे बता दीजिए ना। राजरूपपुर में जाके आप देखिए। अरे मैं तो, मुझे तो पता है, प्रदेश की जनता को बता दीजिए ना। गुजरात में मेहमान बन के बैठे हैं वो साबरमती। अरे सुन लीजिए ना, गुजरात में मेहमान बन के बैठे हैं साबरमती में जाकर के। जब पंजाब में अंसारी थे तब तो बड़ा बवाल कर दिया आपने लाने के लिए, और आपने यहां तक बोल दिया कांग्रेस के दामाद हैं वो। लेकिन जो जब गुजरात में बैठे हैं तो आप बोलने तैयार नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के शासन में मेहमान का बनकर नहीं बनता। नहीं, आपने कहा पंजाब में जब थे तब कांग्रेस को बड़ा उल्टा सीधा कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी
किसी अपराधी को संरक्षण अरे- देने का काम नहीं अरे करती। मैं ये कह रहा हूं, इस दिनेश तरह जी- के लोग निश्चित तौर ठीक पर है, सलाखों अनुज के यात्रा नीचे जी। रहेंगे। अनुज यात्रा जी, दिनेश जी, जब आप पंजाब क्या में थे, क्या आपने इसी आरोप चेहरे लगाए का थे। पर्दाफाश और होगा? गर्मी निकलेगी। अब उत्तर प्रदेश में और आगामी शिमला चुनाव बनेगा, में किसी को तकलीफ होगी जनता हो इसी तो का हो। पर्दाफाश करेगी और सबक सिखाएगी। अनुज यात्रा जी, देखिए बिल्कुल पर्दाफाश होगा। ये वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का पर्दाफाश हो रहा है। अभी जो पहले चरण का जहां प्रचार चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जाके पूछिए, पीड़ा देखिए दिनेश जी के दर्द में इनके भी होगी। अगर ये कहीं गलती से वहां चले गए पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी गांव में तो लोग अरे क्या मैं हालत रहता ही करेंगे उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ आत्रे जी। घर जरूर मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, रहता तो मैं बताइए पश्चिम ना में हूँ। कितना जूतों की मालाओं से स्वागत हो रहा है आपके प्रत्याशियों नहीं, का? कहाँ किसका हो रहा है पता ही कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं। नहीं सर, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा, और तस्वीरें जो- झूठ नहीं बोलती है। कहीं बीजेपी विधायकों के पीछे किस किसका- तरह से लोग किसका भागे स्वागत हैं, हो रहा है, देख बहुत रहे सारी हैं लोग। वीडियोस उससे रिलेटेड वायरल हो रहे हैं, मानेंगे ना? देख रहे हैं लोग। और 10 मार्च को उसका अरे परिणाम कूटे भी जा रहे हैं, आएगा। कूटे जा रहे हैं। बीजेपी विधायक कूटे जा रहे हैं। विधायक का छोड़ के चली आई, मुझे बोलने दीजिए। क्या- यहाँ की भी विधायक का छोड़ के चलिए चली ठीक है आई। दिनेश जी, ये दिनेश जी, हालत अनुज जी है। को अपनी बात एक बार पूरी करने दें। कांग्रेस पार्टी का ठीक है सर, ठीक है, 10 मार्च को पता लगेगा किसके दावों में कितनी सच्चाई। बहुत पढ़ाते हैं लेकिन बिल्कुल। अनुज जी बोलिए, कंप्लीट योरसेल्फ सर, यू हैव 30 सेकंड्स मोर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि अभी हम पहले चरण की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न हुआ है, जो कृषि कानून के नाम पर प्रदेश के किसानों के साथ दुर्व्यवस्था हुई है, अब उनके पास समय आ गया है कि कौन वोट से सा अपनी चोट उत्पीड़न देने का हुआ भारतीय जनता है? पार्टी। कौन सा उत्पीड़न देश के किसानों के साथ हुआ है? कौन सा देश आपने के बताइए, किसानों के 2022 साथ में उत्पीड़न कांग्रेस पार्टी ने अरे किया है। 756 आज जो किसान देश के शहीद करा किसानों दिए की और इनको दुर्गति आपने पता ही बना नहीं दी है थी। कि आज कौन जो सा हम उत्पीड़न उनके हो रहा आय है। को दुगना करने के 756 लिए किसानों की काम कर हत्या रहे कर हैं। दी अच्छा। है। तो उनके आय को दुगना करने का काम कौशिक कर रहे साहब हैं। सुनिए, जो सरकार क्या यही वजह है किसानों के उनके कि मूल्य मोदी का फैक्टर भुगतान को नहीं जानबूझकर कर पा दूर रही रखा थी? जा आज रहा वो है? किसान किसान कर रहे कि हैं। ऑलरेडी नाराजगी है और उसी चेहरे को वो उतार किसान देंगे किसान मैदान कर रहे में, हैं। तो कहीं और लेने के देने ना पड़ जाए, मुसीबत खुद से अपने सर पर काहे लाना? क्या ये वजह मानी जा सकती है कि मोदी फैक्टर फिलहाल गायब दिखाई दे रहा है और गायब रहने दिया जा रहा है? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, व्यक्तिगत अनुज तौर जी आऊंगी, एक सेकंड सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यदि सर। तीनों कानून वापस न लिए होते, सर आरोप प्रत्यारोप से ऊपर सर विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। कौशिक साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं बहुत जल्दी से। यदि तीनों उसके कानून बाद अनुज जी आ रही हूँ। तीनों कानून ये वापस न लिए होते, हाँ। तो मुझे लगता है कि भाजपा के जो विधायक हैं या जो सांसद क्षेत्र में जा रहे हैं, हाँ। और स्थिति मुझे लगता है कि दुर्गत होती, दुर्गति कह सकते हैं उसको आप। लेकिन ठीक है कि मोदी जी ने समय से पहले उन 3 कानून को वापस ले लिया, तो कम से कम इतना तो है कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, कहीं कहीं घटनाएं हो रही हैं, बहुत तादाद में घटनाएं नाराजगी नहीं हो रही बरकरार हैं। है। इस बात का स्थिति भांपनी पड़ेगी बीजेपी को कि गलतियां हुई हैं और गलती सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं अभी वरना जैसे पहले हुआ था कि घुसने तक नहीं दे रहे थे। आप सुनो शिल्पा जी, अभी एक चैनल पे मैं देख रहा था, जो कार्यक्रम न्यूज चैनल वाले चलाते हैं, तो एक पत्रकार ने कहा अखिलेश जी से इस बात को लेकर के कि ये जनता में एक संदेश था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। अखिलेश जी ने स्वीकार किया कि हाँ, पता चला बाद में, मैं स्वीकार, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। जो चीजें थी वो थी, लेकिन ये कम से कम बीजेपी स्वीकार करने के लिए तैयार तो हो कि हाँ 3 कानूनों को लेकर के हमसे गलती हुई है और भविष्य में ये गलती नहीं होगी, किसानों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन बार बार आप देखिए ना, 3 कानून वापस लेने के लिए बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो लड़ने के लिए डिबेट में तैयार रहते थे, किसी कीमत पे वापस नहीं होगा। तो कुछ ऐसा नहीं है कि हर राजनीतिक फैसला लोगे तो उसका वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, राजनीतिक गलतियां हो सकती है, मोदी जी है, गलती नहीं करेंगे ऐसा किसने कहा? ईमानदारी से करे, ऐसा कहा लिखा है, ईमानदारी से कहे जाकर के किसानों के बीच, तो मुझे लगता है और जब तक बीमारी डायग्नोस नहीं होगी उसका ट्रीटमेंट फिर कहां से होगा? दिनेश सिंह जाते जाते फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, निश्चित तौर पर ये किसान जो कानून आया था, बिल आया था, ये भी किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री जी ने वापस करते समय कहा कि हम इसको समझा नहीं पाए, हमारी भूल है, इसलिए वापस ले रहे हैं। और किसानों के लिए अगर आवश्यक था तो वापस लिया गया। लेकिन देश हित में क्यों आप वापस ऐसा ले रहे नहीं हैं? कह सकती हैं, आप ऐसा नहीं कह सकती हैं कि विकास के मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है। विकास के मुद्दे पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। लोगों ने समाजवादी पार्टी का शासन देखा है, बहुजन समाजवादी पार्टी का शासन देखा है, और कांग्रेस पार्टी का भी शासन देखा है, और भारतीय जनता पार्टी का भी शासन है। ये समाजवादी पार्टी के लोग
जिनके मुख्यमंत्री नोएडा और बिजनौर आने से डरते थे और कहते समय आएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, ये लोग उत्तर प्रदेश की समग्रता की विकास की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आती है कि नहीं? उत्तर प्रदेश की जनता, शिल्पा जी बहुत जागरूक है। ठीक है, और वही जागरूक जनता फैसला कर लेगी और नतीजे 10 मार्च को सामने होंगे, तब बात करेंगे। ठीक है अनुज यात्रे, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, कितने यूपी के इस अखाड़े में क्या होने वाला है? मिलों को शुरू कराया है और उनका भुगतान भी किया है। ठीक है सर, अनुज यात्रे फाइनल कमेंट आपका। देखिए, फाइनल कमेंट मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, आज ये दोनों चुनाव में मुद्दा विहीन है, मुद्दा नहीं है। किस मुद्दे पे चुनाव? तालिबान, पाकिस्तान, अब्बाजान, शमशान, कब्रिस्तान, शिमला की सर्दी, कैराना की गर्मी, चर्बी, ये मुद्दे लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा है? कैराना से पलायन मुद्दा नहीं था। आप युवाओं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए कैराना से जो पलायन हो रहा था वो मुद्दा नहीं था। यही तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि आपके लिए मुद्दा क्या था। कैराना से लोगों का पलायन मुद्दा नहीं था। कैसे नहीं हो सकता मुद्दा? आपके समय में डेली प्रतिदिन कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है सर, चाहे समाजवादी पार्टी, ठीक है, गर्मी चर्बी किसकी निकलेगी ये जनता तय करेगी और अच्छे से तय करेगी। कपिल श्रीवास्तव, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो भी इन्होंने विप्लव लाया है इन 5 वर्षों में, जो पतनकारी नीतियां इन्होंने बताई और जो इन्होंने बेरोजगारी को चरम सीमा पर लाया है, उसके लिए आज जनता इकट्ठी है। और जिन लोगों को इन्होंने डंडे से मरवाया है, जिन वर्गों को इन्होंने डंडे से मरवाया है, वो वर्ग भी इनके खिलाफ जनादेश देने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ध्रुवीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको ध्रुवीकरण पे नहीं जाना है, हमको इनके विकास की जगह पतन किए हुए कारणों पे जाना है। हमको वही जनता को दिखाना है जो हकीकत है, और वो हकीकत यही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो बना सन्नाटा लिए पास हो रही है और मोदी जी की सरकार कुछ भी करने लायक नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार भी जाने वाली है और योगी सरकार भी जाने वाली है। चलिए ठीक है, कौशिक साहब, 2022 में जाते जाते प्रदेश की जनता आपका देने जा फाइनल रही है, कमेंट। वो ये पता नहीं पा रहे हैं। योगी बनाम विपक्ष या मोदी बनाम विपक्ष, और बीजेपी को इसको कितना फायदा और कितना नुकसान होता हुआ, क्या कंक्लूजन सर? नहीं देखो, योगी बनाम अखिलेश होना चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव हैं और सारी जिम्मेदारी मुझे लगता है योगी जी की है। और जिस तरीके से अखिलेश जी के कामों की समीक्षा उत्तर प्रदेश की जनता ने की और दोबारा वो सत्ता में वापस नहीं आए, ईमानदारी से इस प्रदेश की जनता को समीक्षा करनी पड़ेगी और जो वो आदेश करेगी, मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों को एक आईना दिखाने का काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनल फैसला जनता के यानी कि आपके हाथों में है। हर दल को आईना आप ही को दिखाना है। अब यहां पर दावे तो तमाम दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, किनके दावों में कितनी सच्चाई है, इस बात का फैसला भी आप ही के हाथों में है। उनका जो पुराना भूतकाल है, जो उनका पूरा कार्यकाल है, वो आपके सामने, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल ही में ताजा याद भी रहा होगा। अब आपको सोचकर समझकर वोट करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ, आपके रोजगार से जुड़ा हुआ ये मसला है। चलिए, फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now